एस्केप ऑफ द सेवन के एपिसोड 7 पास्ट सीन से स्टार्ट होती है जब दामी हनमोने से मिलने गई होती है और उसे कहती है कि मेरे साथ आकर सबको सच बता दो। तो हनमोने कहती है कि मैं एक बार स्टार बन जाऊं तो तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसके लिए तुम्हें रिपे कर दूंगी। तो दामी कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा आखिरी मौका था, और वो ये कहकर वहां से जाने लगती है। तो हनमोने एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारती है और दामी गिर जाती है। हनमोने नींद में ये सब सोच रही होती है और अचानक उठकर चीखें मारने लगती है। उसकी चीखें सुनकर दामी की मदर रूम में आ जाती है। हनमोने उसे बताती है कि मैंने ही दामी को कत्ल किया था। तो दामी की मदर उसकी बात का यकीन नहीं करती और उसे कहती है कि तुम नींद में हो, ये महज तुम्हारा एक ख्वाब था, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लगता है तुम अभी तक उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाई। हनमोने उसकी बात नहीं सुन रही होती, दामी की मदर से खींच कर घर के बाहर ले जाती है और बारिश में जमीन पर धक्का दे देती है और उसे कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया था। मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया था कि तुम जो चाहती हो वो हासिल कर लेती हो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीटिंग ही क्यों ना करनी पड़े। हनमोने कहती है कि मुझे लगता है कि दामी जिंदा है। तो दामी की मदर कहती है कि 5 साल गुजर गए हैं, वो जिंदा नहीं है। फिर वो कहती है कि लेकिन उसका अडॉप्टिव फादर तो जिंदा है। तो दामी की मदर कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो जेल में है, और अगर फिर भी तुम्हें ये सब फजूल बातें करनी है तो मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और अपना हर रिलेशन तुम्हारे साथ खत्म कर दूंगी। हनमोने को उसकी मदर की कॉल आती है और उसके बाद वो कहती है कि मैं किसी सूरत भी गिव अप नहीं करूंगी। फिर दिखाते हैं कि हनमोने को तैयार किया जा रहा होता है योंगजू के झूठे फ्यूनरल के लिए और लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। इतने में वहां पर जिया आती है। जिया हनमोने के लिए काम करती होती है और हनमोने की हाई स्कूल क्लास फेलो होती है। हनमोने सबको बाहर निकाल देती है और जिया से अकेले में बात करने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हनमोने जो भी गाने गाती थी वो जिया के लिखे हुए थे, जो हनमोने उसे पैसे देकर खरीदती थी। लेकिन जिया कहती है कि अब मैं तुम्हें मजीद अपने गाने नहीं दूंगी। तो हनमोने कहती है कि मैं तुम्हें इसका अच्छा खासा मुआवजा देती हूँ, अगर वो पैसे कम है तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा दे दिया करूंगी। लेकिन जिया कहती है कि तुम्हें इतनी शोहरत और इज्जत दी जाती है एक अच्छे सॉन्ग राइटर के लिए, तो तुम्हें ये खुद कमानी चाहिए, ना कि मुझसे गाने खरीद कर। फिर दिखाते हैं कि योंगजू का झूठा फ्यूनरल करवाया जा रहा होता है और हनमोने बैठकर रो रही होती है और 2-3 औरतें आकर उसे मारने लगती हैं। ये सब एक ड्रामा होता है। फिर वो इस वीडियो को पोस्ट कर देते हैं और हनमोने को इस तरह फिर से लोगों की सिंपैथी मिल जाती है और लोग उसे फिर से पसंद करने लगते हैं। दामी की मदर दोहयुक से मिलती है और उसे कहती है कि टिकी ताका का नया सीईओ ओके एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका सारा कच्चा चेटा निकालो और मैं तुम्हें इसके लिए 3 गुना मुआवजा दूंगी। फिर दिखाते हैं कि आइलैंड पर जो 28 लोग मरे थे उनकी मौत के लिए योंगजू को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और कहते हैं कि उस दिन योंगजू ने भी ड्रग्स लिए हुए थे और उसने बाकी सब लोगों को भी ड्रग्स दिए थे। और ये स्टेटमेंट उसी पुलिस कमिश्नर ने दी होती है जो खुद इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होता है। दामी की मदर को कुछ शक होता है कि दामी का अडॉप्टिव फादर जेल में नहीं है, इसलिए वो मिस्टर यांग को ड्यूटी देती है कि जेल जाकर चेक करके आए कि जेल में जो शख्स है वो दामी का अडॉप्टिव फादर है या नहीं, और कहती है कि अगर डीएनए टेस्ट के लिए तुम्हें उसके बाल भी लाने पड़े तो लेकर आना। मिस्टर यांग दामी के अडॉप्टिव फादर को देखने जेल जाता है और वो जैसे ही उसके बाल लेने के लिए आगे बढ़ता है वो शख्स मिस्टर यांग की नोज पर जोर से काट लेता है और मिस्टर यांग चीखता चिल्लाता वहां से चला जाता है। इस तरह ये सच्चाई सामने आने से बच जाती है कि वो शख्स दामी का अडॉप्टिव फादर नहीं बल्कि दामी का ग्रैंडफादर है। मिस्टर यांग दामी की मदर को कॉल करके कहता है कि जेल में जो शख्स है वो दामी का अडॉप्टिव फादर ही है, मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। कंकी तक मैथ्यू ली यानी दामी के अडॉप्टिव फादर से मिलता है। मैथ्यू ली उसे कहता है कि हमें ग्रैंडफादर को जल्द अज जल्द जेल से निकालना होगा वरना उसे खतरा हो सकता है, और वो उसे बताता है कि जो लास्ट वीडियो दिखाई गई थी जिसमें दामी को शूट किया गया वो पूरी की पूरी फेक है, और कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर को जल्द अज जल्द ढूंढना चाहता हूँ जिसने दामी को मारा। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अब हमें दामी के अडॉप्टिव फादर को के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन के का मुकाबला करने के लिए हमें ज्यादा ताकत की जरूरत है। फिर दिखाते हैं कि हनमोने गाना गा रही होती है और ये वही गाना होता है जो उसने जिया से जबरदस्ती लिया होता है। सबको ये गाना बहुत पसंद आता है और सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं और सबको यही लगता है कि ये गाना भी हमेशा की तरह हनमोने ने ही लिखा है। फिर दिखाते हैं कि दोहयुक उसी हेयर सैलून जाता है जहाँ मिस्टर हैन आया करता था और वहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टर हैन एक बहुत ही बुरे इखलाक का मालिक है, उसका मॉरल कैरेक्टर बहुत खराब है, बस ये वीकनेस उसके हाथ लग जाती है और वो ये बात दामी की मदर को बता देता है और दामी की मदर ये बात हर जगह फैला देती है और दोहयुक उसे ये भी बताता है कि मैथ्यू ली इस वक्त कहाँ पर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि जिया ने जो गाना लिखा होता है वो अपने ऑडिशन के लिए लिखा होता है और सामने मौजूद जजेस में से एक जज हनमोने भी होती है। जिया अपना लिखा हुआ वही सॉन्ग सिंग करने लगती है और सबको पता चल जाता है कि ये गाना हनमोने ने नहीं लिखा बल्कि जिया ने लिखा है। हनमोने ये देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। फिर दामी की मदर वहीं पहुंच जाती है जहाँ पर मैथ्यू ली होता है। मैथ्यू उसे कहता है कि आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि मैं किस वक्त कहाँ पर होता हूँ। फिर मैथ्यू उसे कहता है कि क्या हम एक साथ राइडिंग करें। फिर वो एक साथ राइडिंग करते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
मैथ्यू दामी की मदर को कहता है कि तुम मुझे आज से मैथ्यू बुला सकती हो कि अचानक दामी की मदर को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि दामी सामने आ गई है और अब हम सब मुश्किल में हैं। मुझसे कोई सवाल मत पूछो और जल्दी से वापस आओ। वो मैसेज पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं और वो रात के अंधेरे में ही वापस चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर वो सब लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने दामी के साथ गलत किया होता है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि तुमने ही तो हमें मैसेज करके यहाँ पर बुलाया है। तो वो कहती है कि मैंने तो किसी को मैसेज नहीं किया, बल्कि मुझे तो खुद तुम में से किसी का मैसेज आया है कि दामी वापस आ गई है। हनमोने उससे पूछती है कि आप दामी को कैसे जानती हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। इतने में दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है और सीलिंग से एक बॉक्स आकर गिर जाता है। पुलिस कमिश्नर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें योंगजू की डेड बॉडी होती है। सभी देखकर डर जाते हैं। फिर उनके सामने एक वीडियो प्ले होती है जिसमें दामी कह रही होती है कि तुम लोगों में से ही एक शख्स मेरा कातिल है। उसके बाद सब एक दूसरे से सवाल करने लग जाते हैं कि जिस दिन दामी मरी उस दिन कौन कहाँ पर था और क्या कर रहा था, और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। और इस दौरान सबके बहुत से राज खुलकर सामने आते हैं। मिस्टर यांग को याद आता है कि हनमोने ने उसी के सामने दामी के सर पर पत्थर मारा था और मिस्टर यांग ही दामी की बॉडी को वहां से उठाकर लेकर गया था और पत्थर पर लगे हुए खून को उसी ने साफ किया था। लेकिन वो चुप रहता है। लेकिन सबको ये पता चल जाता है कि स्कारलेट लेटर योंगजू ने मिस्टर यांग के कहने पर ही शुरू किया था और ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड सबको ये बता देती है कि हनमोने का बेबी हुआ था। वो कुछ साल पहले मेरे पास क्लिनिक में अपना चेकअप करवाने आई थी। दोह्यू कहता है कि इसका मतलब मैंने होटल में मिस्टर यांग के साथ जिस लड़की को देखा था वो दामी नहीं बल्कि तुम थी। मैथ्यू ली, अंकिता और ग्रैंडफादर का सेक्रेटरी घर बैठकर एक स्क्रीन पर ये सब देख रहे होते हैं। दामी की मदर कहती है कि हमें सबसे पहले योंगजू की बॉडी से छुटकारा पाना चाहिए। वो सब मिलकर योंगजू की बॉडी को जला देते हैं और वहीं पर खड़े रहते हैं जब तक कि उसकी बॉडी राख नहीं बन जाती। मिस्टर यांग हनमोने से कहता है कि जो मर्जी हो जाए केक के बारे में किसी को नहीं बताना वरना हम मारे जाएंगे। और ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड दामी की मदर से कहती है कि तुमने सबसे छुपाया हुआ है कि तुम ही दामी की असली माँ हो। कुछ देर बाद हनमोने दामी की मदर से कहती है कि मुझे बताओ कि आपका दामी से क्या कनेक्शन है। दामी के नाम पर आपके चेहरे का कलर पेल हो जाता है। तो वो कहती है कि मेरा दामी से कोई ताल्लुक नहीं है। और दामी की मदर को याद आता है कि कैसे दामी जख्मी हालत में कुछ साल पहले उसके सामने पड़ी हुई थी और एक शख्स उसे उसके सामने से उठाकर ले जाता है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो शख्स उसे सच में मार देगा। फिर दिखाते हैं कि हनमोने एक शख्स से मिलती है और कंकी तक भी उसका पीछा करता है और मैथ्यू ली को बताता है कि हनमोने ने फाइनली एक स्टेप उठा लिया। वो आज उमजीमन से मिली है और उमजीमन आज ही जनरल प्रोसिक्यूटर बना है। फिर दिखाते हैं कि आर्टिकल्स में और न्यूज़पेपर में मैथ्यू ली और दामी की मदर की सी शोर वाली पिक्चर्स पब्लिश हुई होती हैं और ये बात मैथ्यू ली और दामी की मदर को भी पता चलती है। दामी की मदर ये न्यूज़ देखकर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि ये सब कुछ उसने खुद ही करवाया होता है और मैथ्यू ली दामी की मदर को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। दामी की मदर उससे मिलने जाती है और उसे लगता है कि मैथ्यू ने इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए उससे मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन मैथ्यू ली उसे कहता है कि मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। टिकीटाका के सीईओ की पोजीशन वेकेंट है, लेकिन तुम इसके लिए अपनी होप्स मत रखो क्योंकि कोई चांस नहीं है कि तुम्हें टिकीटाका के सीईओ की पोजीशन मिले। और मुझे ये भी पता है कि तुमने अपने किसी रिपोर्टर के थ्रू बीच पर उस दिन हमारी पिक्चर्स ली थी और उसके थ्रू पब्लिश करवाई हैं और आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना। दामी की मदर कहती है कि किसी ने आज तक इतनी मेरी इंसल्ट नहीं की और वो उसे कहता है कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। ये सुनकर दामी की मदर गुस्से से वहां से चली जाती है। इतने में कोई दामी की मदर को जिया के ऑडिशन की वीडियो भेजता है जिससे उसे पता चल जाता है कि हनमोने ने जो गाना सिंग किया था वो उसका नहीं था बल्कि जिया का था। वो जिया को बुलाकर पूछती है तो जिया उसे सब कुछ सच सच बता देती है। तो हनमोने कहती है कि मैंने हर गाने की कीमत अदा की है। दामी की मदर उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किससे गाने खरीदे और कितने में खरीदे, लेकिन तुमने मुझसे क्यों छुपाया। तो हनमोने कहती है कि मैं कामयाब होना चाहती थी, मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। तो दामी की मदर कहती है कि मैं क्यों मदद करूं, अब मैं तुमसे अपना कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी क्योंकि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। हनमोने जिया के पास जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। जिया उसे कहती है कि जब मैं गाना लिख रही थी तो मैं दामी के बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने इस गाने का नाम डियर डी रखा और मैं तुम्हें अपना ये गाना कभी नहीं चुराने दूंगी और मैं सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगी। हनमोने ये सुनकर उसे मारने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि एक डिटेक्टिव उसी पुलिस कमिश्नर के पास आता है जो हनमोने और दामी की मदर से मिला होता है और उसे कहता है कि आपने आइलैंड वाले केस की सारी इन्वेस्टिगेशन गलत की है और सारे रिजल्ट्स खराब दिए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा स्टार्ट किया जाए और आपको उसका हेड ना बनाया जाए। वो पुलिस कमिश्नर उमजीमन को टेक्स्ट करके ये सारी सिचुएशन बताता है। फिर दिखाते हैं कि उसी डिटेक्टिव को उसकी वाइफ की कॉल आती है जो उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा पेन में हूँ, मेरे पास जल्दी आओ। और वो जल्दी से गाड़ी ड्राइव करके उसके पास जाता है कि रास्ते में एक ट्रक उसकी गाड़ी को हिट कर देता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। एपिसोड के एंड पर के को दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि उसी ने डिटेक्टिव की बीवी की आवाज निकालकर डिटेक्टिव को वहाँ बुलाया होता है और ये मर्डर भी उसी ने करवाया होता है और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। और यहाँ पर एस्केप ऑफ द 7 की एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।